Everyone, the news is about vertical fiscal imbalance. अब what is vertical fiscal imbalance? First thing, the news is कि जो फाइनेंशियल रिलेशन है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ये असिमेट्रिकल है. असिमेट्रिकल मतलब क्या? सेंटर के पास ज़्यादा फाइनेंस है, स्टेट के पास कम फाइनेंस है. मतलब सेंटर के पास ज़्यादा पैसे है, फाइनेंस स्टेट के पास कम है. अब एक्चुअली ये पैसे कम क्यों है, इसके पीछे ये इम्बैलेंस है क्यों? वर्टिकल मतलब देखो, ये होता है वर्टिकल, ये होता है हॉरिजॉन्टल. सेंटर स्टेट, इसके पास 10 रुपये है तो इसके पास 3 रुपये है. एक होता है हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल मतलब क्या? ये है तमिलनाडु, ये है केरला. केरला के पास कम पैसे आ रहे हैं, तमिलनाडु के पास कम पैसे आ रहे हैं, केरला के पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं. क्यों? केरला को हमने फ्लड्स के लिए बहुत सारे पैसे दिए सेंटर ने. तो ऐसे ही है, ये होता है हॉरिजॉन्टल मतलब रीजन वाइज, ये होता है सेंटर टू स्टेट. वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस है क्यों एक्चुअली? वो कह रहा है वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं. पहला है कि स्टेट की डिपेंडेंसी. स्टेट अपने एक्सपेंडिचर के लिए किस पे डिपेंड है? जो यूनियन गवर्नमेंट उनको ट्रांसफ़र करती है ना पैसे, उस पर. ये पहला रीज़न. दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीज़न. कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीज़न में क्या है? देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ऐसा कहा है कि जो यूनियन के जो टैक्सेस होंगे वो यूनियन कलेक्ट करेगा ज़्यादा करके. यूनियन ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट करेगा लेकिन स्टेट स्पेंडिंग करेगा. मतलब देखो, पैसे कमाने वाला कोई और है, स्पेंडिंग करने वाला कोई और है. तो इसीलिए 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा था? उसने कहा था कि स्टेट अराउंड 61% उनका रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर करते हैं लेकिन कलेक्ट बस 38% ही करता है. मतलब ये कह रहा है कि स्टेट के पास 38 रुपीज़ ही है लेकिन वो स्पेंड कर रही है 61%. अंडरस्टैंडिंग? तो ये बाकी के पैसे ये बाकी के पैसे जा कहाँ पे रहे? ये जाते हैं सेंटर के पास. अंडरस्टैंड? तो ये प्रॉब्लम है ऑब्वियसली कि वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस है इंडिया में. वही दूसरा प्रॉब्लम क्या है? ग्रोइंग इम्बैलेंसेस. क्यों? कोविड-19 की वजह से. कोविड-19 की वजह से स्टेट्स का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो बहुत कम हो चुका है और ये तब से ये खुद को अब इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर अपने सिटीजन्स बचाएंगे. ये ग्रोइंग इम्बैलेंस है. फिस्कल इम्बैलेंस मतलब क्या? गवर्नमेंट का जो फ्यूचर इनकम है, भी देखो ये है गवर्नमेंट, या फिर ज्योग्राफी के हिसाब से समझो. स्ट्रीम्स ये है. स्ट्रीम मतलब क्या? छोटे छोटे नाले, छोटी छोटी स्ट्रीम्स. अब ये स्ट्रीम, ये जो समझो पॉन्ड है, ये पॉन्ड उतना ही बड़ा होगा जितना इसमें से पानी आएगा ज़्यादा. ओके. अभी ये जो फ्यूचर गवर्नमेंट है इसको पता है कि इसमें से इतना पानी आने वाला है, लेकिन इसने ये पानी के हिसाब से वो, जैसे समझो 100 रुपये है, इन्होंने 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, ठीक है, स्टेट्स ने, क्योंकि पता है इनको कि आने वाला रेवेन्यू मेरा 110 रुपये है. स्टेट ने 100 रुपये इन्वेस्ट कर दिया है लेकिन उनको पता है कि मेरा आने वाला इनकम 100 रुपये है, 110 रुपये है. लेकिन अभी ये 110 रुपये में से 60 रुपये समझो सेंटर ने ले लिए, तो इनके पास बचे कितने? 40 रुपये. तो फिस्कल इम्बैलेंस मतलब क्या? कि गवर्नमेंट का जो फ्यूचर इनकम है ना वो मैच नहीं कर रहा है उनके फ्यूचर डेब्ट ऑब्लिगेशन के साथ. ओके. जो फ्यूचर उनका एक्सपेंडिचर है वो उनकी इनकम से हिसाब से बहुत कम है. ओके. नेक्स्ट थिंग, टाइप्स ऑफ फिस्कल इम्बैलेंस. फिस्कल इम्बैलेंस कितने टाइप का होता है? मैंने बताया 2 टाइप का होता है, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा?
हॉरिजेंटल मीन्स कि सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मैच नहीं कर पा रहा। मैंने बताया ना, तमिलनाडु, केरला, इनका एक्सपेंडिचर 40 रुपये और इन पे एक्सपेंडिचर सेंटर कर रहा है 100 रुपये। ओके, एग्जाम्पल, स्पेशल ग्रांट्स दिए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अंडर आर्टिकल 75, 275, है ना। तो ये चीज़ है कि जो जिसके पास रेवेन्यू है, समझो तमिलनाडु ने 100 रुपये रेवेन्यू किया, तुम उसमें से इसको बस 60 रुपये दे रहे हो और ये जो 40 रुपये है, ये 40 रुपये डाल रहे हो तुम केरला के अकाउंट में ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके, या फिर आसाम के अकाउंट में ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। ये है हॉरिजेंटल। वर्टिकल मतलब क्या? वही जो रेवेन्यू है वो मैच नहीं कर पा रहा है एक्सपेंडिचर को ऑन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ओके, ओके, मतलब कहना क्या है इसको कि एक्चुअली देखो, जो म्यूनसिपैलिटी का जितना भी खर्चा होता है, जो म्यूनसिपैलिटी के पास पैसा आ रहा है, वही पैसा वो लोकल प्रॉपर्टीज़ से ला रहे हैं, टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह, इन सब चीज़ों से। अभी म्यूनसिपैलिटी तब तक नहीं, और ज़्यादा म्यूनसिपैलिटी कहाँ पे पैसे लगाएंगे? उनके अर्बन एरिया में ही। लेकिन वही अर्बन एरिया का पैसा वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर देता है? स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट में, पंचायत में, या फिर लोकल म्यूनसिपैलिटी का जो पैसा होता है वो दूसरी जगह पे लगा देता है। ओके, क्योंकि ये जो पैसा है जाना तो है स्टेट गवर्नमेंट के पास ही। हमने लोकल गवर्नमेंट तो बना दी, लेकिन उनको फाइनेंशियल गवर्नमेंट, मतलब फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है अभी तक। दिस इज़ द वर्टिकल फिजिकल इम्बैलेंस। कैलकुलेट कैसे करते हैं? दिस इज़ द इकोनॉमी का पार्ट। ओन रेवेन्यू, मतलब इसका फॉर्मूला ही है सीधा यहाँ पे। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि वर्टिकल इम्बैलेंस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस क्या होता है। ओके, नेक्स्ट, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये वाला पार्ट। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? पहला सिग्निफिकेंस ये है कि जो फिजिकल कैपेबिलिटीज़ है डिफरेंट लेवल पे, वो बहुत ज़्यादा रेड्यूस हो चुकी है ना। जैसे म्यूनसिपैलिटी का पैसा दूसरे यहाँ पे लगा रहे हो तुम, किसी स्टेट का पैसा दूसरे स्टेट में लगा रहे हो, तो इसकी वजह से क्या होता है? फिजिकल कैपेबिलिटीज़ बहुत कम हो जाती है, पैसा खर्च करने की ताकत कम हो जाती है। दूसरा, स्ट्रक्चरल इश्यूज़ है, इसको तुमको रिमूव करना पड़ेगा। जैसे यूनियन और स्टेट के बीच में 60% यूनियन ले जा रहा है, 40% स्टेट के पास बच रहा है। तो ये जो है, ये वर्टिकल फिजिकल इम्बैलेंस, ये हमको रेड्यूस करना पड़ेगा, तभी जाके फेयर और मोर कोऑपरेटिव फिजिकल सिस्टम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, डिफरेंस क्या होता है फिजिकल इम्बैलेंस और फिजिकल डेफिसिट में? फिजिकल इम्बैलेंस मतलब जहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है फिजिकल इम्बैलेंस, और यहाँ पे बताता हूँ मैं। देखो, यहाँ पे समझो कर्नाटका को 100 रुपये देने हैं किसी को, इसने 100 रुपये दे दिए या खर्चा कर दिया, किसके भरोसे? कि आने वाले वक्त में, और इनके पास है भी पैसा, आने वाले वक्त में इन आईटी कंपनी से, यहाँ से जितना भी रेवेन्यू आने वाला है वो हमारा आने वाला 200 रुपये। ठीक है, अभी हुआ क्या, ये सब पैसे टैक्स वगैरह कर्नाटका गवर्नमेंट ने कलेक्ट करने के बाद इसमें से 110 रुपये दिए गए सेंटर के पास। ये सारे के सारे पैसे भेजे गए सेंटर के पास, सेंटर ने इनको बस 90 रुपये भेजे और 100 रुपये इन्होंने पहले से ही खर्च कर दिए थे। अब तुम सोचो कि इनको पता है हमारा इनकम है 200 रुपये, लेकिन 200 रुपये में ये पूरे के पूरे सेंटर के पास जा रहे, फिर आ रहे इनके पास, और वो भी आ रहे कितने? 200 नहीं, सिर्फ 90 रुपये। इनका खर्चा हो रहा है 100 रुपये, इनके पास पैसे भी है उतने, लेकिन 90 रुपये ही दिए जा रहे हैं इनको। ये है फिजिकल इम्बैलेंस, कि एक्चुअली इनकम है, कि जो फ्यूचर डेब्ट है वो बैलेंस नहीं किए जा रहे रेवेन्यू स्ट्रीम के साथ।
ठीक है, 200 रुपये इनकम है, लेकिन फिर भी 100 रुपये इन्होंने खर्च दिए, लेकिन आए इनके पास 90 रुपये। अब फिजिकल डेफिसिट मतलब क्या? फिजिकल पैसा है, फिजिकल मतलब पैसा है, लेकिन इम्बैलेंस हो रहा है, तुम्हारा खर्चा और तुम्हारा जो पैसा आ रहा है उसमें इम्बैलेंस है। फिजिकल डेफिसिट में क्या है, तुम्हारे पास तुम्हारा इनकम है 90 रुपये, ओके, तुम्हारा इनकम है 90 रुपये, तुम खर्च कर रहे हो 120 रुपये, इसको कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। स्पेंडिंग ज़्यादा है और जो रेवेन्यू है वो कम है, स्पेंडिंग ज़्यादा, रेवेन्यू कम, इसको कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल इम्बैलेंस में पैसा है लेकिन तुम्हारे पास कम आ रहा है, यहाँ पे पैसा कम है लेकिन तुम एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हो, इसको कहते हैं फिजिकल डेफिसिट और इसको कहते हैं फिजिकल इम्बैलेंस। ओके, यहाँ पे जो डेब्ट और रेवेन्यू इसमें मिसमैचेस होते हैं। यहाँ पे देखो तुम स्पेंड ज़्यादा कर रहे हो और अर्न कम कर रहे हो। नेक्स्ट है, जो फिजिकल इम्बैलेंस होता है वो नेशनल डेब्ट में इंक्लूड होता है ना, क्योंकि ये जो 200 रुपये है, ये जो गवर्नमेंट ने लिए है, ये तो है ना नेशन के पास है, और ये फिर भी ये 90 रुपये दे रहा है इसको। अब 10 रुपये तो ये स्टेट पे कर्जा हो गया, मतलब ही यूनियन पे कर्जा, समझ आया? फिजिकल डेफिसिट नेशनल डेब्ट में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट नेशनल डेब्ट में इंक्लूड नहीं होता है। इसका रीज़न ये है कि क्यों नहीं, ऑब्वियसली ये फिजिकल डेफिसिट नेशनल डेब्ट में क्यों नहीं इसको इंक्लूड किया जाता, क्योंकि इसमें बोरोविंग्स नहीं होती है। फिजिकल डेफिसिट में बोरोविंग काउंट नहीं करते हम नेशन की, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है फिजिकल फेडरलिज्म के लिए, यानी यूनियन और स्टेट के बीच में पैसे जो है बैलेंस किए जाए, उनके रेवेन्यू, उनका एक्सपेंडिचर बैलेंस किया जाए, इसके लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कुछ प्रोविजंस है। पहला प्रोविज़न है 7th शेड्यूल आर्टिकल 246 के हिसाब से, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट रिस्पेक्टिवली बताई गई है। रेवेन्यू शेयरिंग के बारे में बताया गया है आर्टिकल 269 में। यहाँ पे बताया है कि जो टैक्सेस लेविड और कलेक्ट किया जाता है सेंटर, मतलब टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर, लेकिन जो सारे के सारे स्टेट्स को दिए जाएंगे। उसके बाद इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 269, जीएसटी के काउंसिल के रिकमेंडेशन अभी न्यूज़ में शुरू हुए। ये यूनियन फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन, जैसे ग्रांट इन एड, जैसे सेंटर प्रोवाइड करता है आर्टिकल 275। ग्रांट इन एड मतलब क्या, कि कोई समझो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, उसको उनके पास उतना रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन उनको डेवलपमेंट के लिए पैसे तो लगेंगे ना, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो इसीलिए हम उनको पैसे देते हैं सेंटर की तरफ से। फिर यूनियन गवर्नमेंट बाहर से लोन ले सकती है या इंडिया के अंदर से भी लोन ले सकती है। स्टेट गवर्नमेंट भी बोरो कर सकती है इंडिया में ही, बाहर से नहीं कर सकती। फाइनेंस कमीशन अंडर 280 ये रिकमेंड करता है कि जो टैक्सेस यूनियन और स्टेट के बीच में कितने कितने डिवाइड होने चाहिए। नेक्स्ट, कंक्लूजन में ये जो वर्टिकल फिजिकल इम्बैलेंस है, इसको बहुत जल्दी एड्रेस करना चाहिए, ताकि क्या हो, ये जो स्पेंडिंग है ना, इफ़ेक्टिव स्पेंडिंग और रिस्पॉन्सिवनेस रहे। हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि आसाम को ही डेवलप करेंगे और इधर जो महाराष्ट्र है उसको जो और डेवलप हो सकता है उसको कम डेवलप करेंगे। अंडरस्टैंड? तो दिस इज़ द थिंग, इसको बहुत जल्दी, मतलब कोऑपरेटिव फिजिकल सिस्टम हमें, ताकि फेयरर और मोर रिस्पॉन्सिबल फिजिकल चीज़ें हो, इन सब के लिए हमको थोड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एंड दिस इज़ द न्यूज़। थैंक यू।